नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, पीसी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आज हम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो पहले आज जो पीछे की क्लास थी उसमें अपन ने गार्स देतासी एवं शिव सिंह सेंगर के बारे में अध्ययन किया, और आज जो 3 नंबर पर अपने इतिहासकार हैं वो है जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। किन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों आज? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा अपनी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो दोस्तों, जॉर्ज अब्राहम जो ग्रियर्सन है, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ग्रंथ का क्या नाम है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है वो एक अंग्रेज विद्वान थे, और उन्होंने ये ग्रंथ है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा। दोस्तों, तो इस ग्रंथ की भाषा क्या है दोस्तों? ग्रंथ है यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। ग्रंथ की क्या भाषा है दोस्त? अंग्रेजी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको कि जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन का ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। जिस प्रकार मैंने बताया था ना कि गार्स द तासी का ग्रंथ वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, वो एक फ्रांस के निवासी थे। उसी प्रकार जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन अंग्रेज विद्वान थे ये, और इन्होंने ये ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा। ग्रंथ का पहले क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों यूजीसी नेट के अंदर। ग्रंथ का नाम देकर के इसका लेखक का नाम पूछा था यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ के लेखक कौन है। तो ये यूजीसी नेट में पहले क्वेश्चन आया हुआ है। इस ग्रंथ की भाषा वो अंग्रेजी है। अब बात प्रकाशन। ग्रंथ 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दोस्तों, यह ग्रंथ 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पद्धति ग्रंथ की पद्धति है वो कालक्रम। कालक्रम का अर्थ था जन्म तिथि के आधार पर इन्होंने कवियों की जन्म तिथि के आधार पर इन्होंने कवियों का विवरण दिया है। पद्धति के बाद में आता कुल कवि। इस ग्रंथ में कुल कवियों की संख्या दोस्तों 952। कुल कवि कितने हैं? 952, जिसमें से 886 कवि तो शिव सिंह स्रोत से लिए गए, और बाकी के जो 66 कवि थे वो अन्य स्रोतों से लिए गए हैं। कालखंड। यह ग्रंथ कितने कालखंडों में विभाजित है दोस्तों? 11 कालखंडों में विभाजित है। यहां से क्वेश्चन आ चुका है पहले
गिरीश सेन का ग्रंथ कितने कालखंडों में विभाजित है? 11 कालखंडों में विभाजित प्रकाशन हो गया। और अब आता है इसका प्रकाशक। प्रकाशक देखो दोस्तों कौन है इसका। प्रकाशक के बारे में अपन चर्चा करेंगे। यहां पर थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूं इसको। प्रकाशक है द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक, बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कब हुआ? द रॉयल एशियाटिक प्रकाशक। यहां से क्वेश्चन पूछा गया इससे, यहां ये क्वेश्चन पूछा कब गया है इसमें एनवीएस पीजीटी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक, इस पर आपको ध्यान रखना, विशेषांक के रूप में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। तो आपका उत्तर होगा द रॉयल एशियाटिक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये जो सोसाइटी है द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना दोस्तों विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में कोलकाता में की थी। किसने की थी स्थापना? विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में कोलकाता में इसकी स्थापना की थी। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो पत्रिका है इसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी। तो देखो दोस्तों, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन, इनके ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस ग्रंथ की भाषा है वो अंग्रेजी भाषा है। प्रकाशन ये 1888 में हुआ दोस्तों। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1888 में। ग्रंथ का नाम भी इंपॉर्टेंट, भाषा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाशन और प्रकाशक सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कालखंड ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर कुल कवि 952 पद्धति कालक्रम की पद्धति है। तो ये द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ है, वह जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन द्वारा लिखित है। इस ग्रंथ की भाषा है वो अंग्रेजी भाषा है दोस्तों। इस ग्रंथ का प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ था और इसका प्रकाशक है वह द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में हुआ। अब देखो नोट्स लगाकर मैं लिखा रहा हूं एक विशेष बात। गिरियसन के ग्रंथ का स्वतंत्र रूप से प्रकाशन 1889 ईस्वी में हुआ। 1889 ईस्वी में हुआ। 1888 ईस्वी में तो क्या हुआ? 1888 ईस्वी में तो दोस्तों द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था 1888 में। लेकिन 1889 में स्वतंत्र रूप से हुआ। अगर प्रश्न इस तरह आए कि
जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का के ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ, तब वहां 1888 और 1889 दोनों ऑप्शन में तो 1888 करना आपका, तब आपको उत्तर 1888 करना है। लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार हो कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के ग्रंथ का स्वतंत्र रूप से प्रकाशन कब हुआ, स्वतंत्र नाम आ जाए ना, स्वतंत्र, तब आपको 1889 करना है दोस्तों। वहां पर स्वतंत्र रूप से इसका प्रकाशन 1889 में हुआ था। अब देखो इसके महत्वपूर्ण तथ्य ग्रंथ के बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य देखो दोस्तों, क्या है महत्वपूर्ण तथ्य इनके ग्रंथ के बारे में। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में सिर्फ हिंदी के कवियों को स्थान दिया है, अर्थात इन्होंने संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषा के कवियों को सम्मिलित नहीं किया है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में सिर्फ हिंदी के कवियों को ही, हिंदी के कवियों को ही सम्मिलित किया है। हिंदी के कवियों को ही सम्मिलित किया है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदी के कवियों को ही सम्मिलित किया है, अर्थात इन्होंने संस्कृत, पाली, प्राकृत या अन्य किसी भी भाषा के कवियों को अपने ग्रंथ में कोई स्थान नहीं दिया है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिर्फ हिंदी के कवियों को ही सम्मिलित किया जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। नंबर 2, ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किया। काल विभाजन का सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और पहले आ भी चुका यूपीपीएससी एग्जाम थी 2013 में, इसमें यह पूछा गया है कि काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। वहां उत्तर थे जो गार सदतासी, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल एवं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो दोस्तों सबसे पहले जो काल विभाजन का जो प्रयास किया गया, सर्वप्रथम काल विभाजन का हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने ही किया था। पहले क्वेश्चन आ चुका है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा भी आ सकता है आगे की एग्जाम में दोस्तों। ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा। ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा, यह भी इंपॉर्टेंट है। ग्रियर्सन ने आदिकाल का क्या नाम बताया, चारण काल। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में आदिकाल का नाम चारण काल लिखा। नंबर 4, ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम भक्तिकाल। ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम भक्तिकाल को हिंदी साहित्य के स्फुरण काल
की संज्ञा दी। गिरिशन ने सर्वप्रथम भक्तिकाल को हिंदी साहित्य के स्वर्णकाल की संज्ञा दी। ये भी पहले आ चुका है बहुत एग्जामों में दोस्तों, ये भी पहले एग्जामों में बहुत आ चुका है दोस्तों। ये क्वेश्चन कॉलेज आरपीसी कॉलेज प्रोफेसर की एग्जाम हुई थी 2014 में, उसमें आया हुआ पहले। कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2014 में यह क्वेश्चन आया है पहले कि किसने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य के स्वर्णकाल की संज्ञा दी। जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने। यह भी इंपॉर्टेंट। तो गिरियसन ने आदिकाल को चारणकाल कहा। सर्वप्रथम गिरियसन ने आदिकाल का नाम क्या था? चारणकाल नाम बताया आदिकाल का। गिरियसन ने सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किया। ये यूपीपीएससी एग्जाम 2013 में आ चुका है ये क्वेश्चन। फिर गिरियसन ने सर्वप्रथम भक्तिकाल को, आदिकाल को तो चारणकाल कहा इसने। ये बात आप ध्यान रखना कि कहीं ये नहीं कि आदिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा। आदिकाल को तो चारणकाल कहा और भक्तिकाल को हिंदी साहित्य के स्वर्णकाल की संज्ञा दी उन्होंने। गिरियसन ने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य के स्वर्णकाल की संज्ञा दी। यह भी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। और मैं आने वाली जो भी एग्जाम है हिंदी साहित्य से संबंधित, चाहे राजस्थान में हो या देश के बाहर कहीं भी हो, यूजीसी नेट हो या कॉलेज लेक्चरर हो, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो या डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी एनवीएस टीजीटी पीजीटी हो, यार जो भी एग्जाम है सब में आपको यहां से प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। 100% आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आप विश्वास करें और पीसी क्लासेज के चैनल का धीरे धीरे अध्ययन करते रहे दोस्तों। लगातार क्लासों का अध्ययन करते रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें दोस्तों। तो अब देखो दोस्तों, जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनमें गिरियसन ने अपने ग्रंथ में सिर्फ हिंदी के कवियों को सम्मिलित किया। सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किया। गिरियसन ने आदिकाल को क्या कहा? चारणकाल कहा। और जो चौथा है, गिरियसन ने सर्वप्रथम भक्तिकाल को हिंदी साहित्य के स्वर्णकाल की संज्ञा दी। अब देखो अगला पॉइंट, इसमें कवियों के जीवन चरित्र, इसमें कवियों के जीवन चरित्र के विवरण के साथ साथ युगीन प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों का भी वर्णन किया। गिरियसन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में कवियों के जीवन चरित्र के विवरण के साथ साथ युगीन प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों का भी वर्णन किया। यह भी गिरियसन के ग्रंथ की बहुत बड़ी विशेषता है कि उन्होंने युगीन प्रवृत्तियों का भी विवेचन किया और परिस्थितियों का भी विवेचन किया। गिरियसन ने अपने ग्रंथ में हिंदी साहित्य के विकास
क्रम का निर्धारण विकास क्रम का निर्धारण धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, चारण काव्य, ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, चारण काव्य आदि के नाम आदि का समावेश भी किया। तो क्या कि ग्रियर्सन ने अपना जो हिंदी साहित्य का इतिहास का जो ग्रंथ है दोस्तों, उसमें ग्रियर्सन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के विकास क्रम का निर्धारण वो चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य, प्रेम काव्य, चारण काव्य और दरबारी काव्य आदि के रूप में किया। प्रेम काव्य, चारण काव्य और दरबारी काव्य आदि के रूप में किया। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में हिंदी काव्य की विकास क्रम का जो निर्धारण है वो कैसे किया? धार्मिक काव्य, चारण काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में किया अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में दोस्तों। तो ये कौन सा पॉइंट था दोस्तों? ये अपना छठा पॉइंट था दोस्तों। तो अब देखो दोस्तों, इस जो ग्रंथ है ग्रियर्सन का, इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया? जिस प्रकार से गार सदतासी थे, उन्होंने जो अपना ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा था, उस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया था। उसी प्रकार ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है अंग्रेजी भाषा में लिखित, इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने 1957 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, जो ग्रियर्सन के ग्रंथ का जो मैं बता रहा हूं ना हिंदी में अनुवाद, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कॉलेज लेक्चर एग्जाम 2014 में। ये क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7 इंपॉर्टेंट, ग्रियर्सन के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद, ग्रियर्सन के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने 1957 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया। यह है दोस्तों ग्रियर्सन के द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखित ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद
किशोरीलाल गुप्त ने 1957 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया। क्वेश्चन पहले आया चुका है आरपीएससी के एग्जाम में, आरपीएससी कॉलेज लेक्चर की एग्जाम में थी 2014 में। उसमें यह पूछा गया था कि गिरिशन के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद। अब देखो दोस्तों, यहां पर आपको क्या कंफ्यूज हो सकता है वो मैं बता देता हूं कि एक तो किशोरीलाल गुप्त हैं, एक है द्विवेदी युग के खंडीकारक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। यहां गुप्त है और वो है गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी। इसलिए दोनों अगर ऑप्शन में आ जाएं और वहां पर आपको कंफ्यूज हो सकता है कि किशोरीलाल गुप्त उत्तर होगा या किशोरीलाल गोस्वामी। इसलिए ध्यान रखना आप कि गिरिशन के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद करने वाले विद्वान थे वो थे किशोरीलाल गुप्त। और द्विवेदी युग के जो खानीकारक हैं किशोरीलाल गोस्वामी, जिन्होंने एक खानी लिखी थी इंदुमती 1900 ईस्वी में, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी साहित्य की प्रथम खानी माना था। और ये खानी 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका के अंदर दोस्तों, इंदुमती नाम था। तो वो किशोरीलाल गोस्वामी है, वो खानीकारक हैं, वो द्विवेदी युग में आएंगे आगे चल करके, और ये थे गुप्त। तो आपको ये बात अच्छी तरह ध्यान रखनी है कि किशोरीलाल गुप्त अलग है, किशोरीलाल गोस्वामी अलग है दोस्तों। और गार्हस्थ्यतासी के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, और गिरिशन के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया किशोरीलाल गुप्त ने। तासी के ग्रंथ का अनुवाद 1952 में हुआ था। तासी के ग्रंथ का कब हुआ था? 1952 में। और गिरिशन के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद 1957 में हुआ। डिफरेंस है, सन भी है, लेखक भी अलग है और ग्रंथ का नाम भी अलग है। गार्हस्थ्यतासी के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद जिस नाम से हुआ वो नाम था हिंदुई साहित्य का इतिहास, और गिरिशन का ग्रंथ का हिंदी में जो अनुवाद हुआ वो किस नाम से हुआ? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कहीं मिक्स न हो जाए आपके। गार्हस्थ्यतासी और गिरिशन के ग्रंथ के हिंदी अनुवाद के जो लेखक है, जो सन है और जो नाम है, जो ग्रंथों का जिस नाम से हिंदी में अनुवाद किया गया, वो आपको परीक्षा में मिक्स न हो जाए, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो गिरिशन के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने 1957 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया था। क्या नाम से किया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से दोस्तों इसका किया। अब देखो, नोट लगा करके बता रहा हूं। किशोरीलाल गुप्त ने किशोरीलाल गुप्त ने गिरिशन द्वारा लिखित ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना। किन्होंने जॉर्ज गिरिसन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ को हिंदी साहित्य का सच्चे अर्थों में प्रथम इतिहास ग्रंथ माना? तो किशोरीलाल गुप्त ने, और किशोरीलाल गुप्त ने ही गिरिसन के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया। दोनों एक ही है, हिंदी में अनुवाद करने वाला और प्रथम इतिहास ग्रंथ मानने वाला, दोनों इतिहासकार एक है। तो किशोरीलाल गुप्त ने गिरिसन द्वारा लिखित ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना। ये इंपॉर्टेंट है, नोट्स रख लो, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों, पीछे की जो अपन पढ़े थे गार्हस्थ्यतासी एवं मिश्र बंधु,
नहीं वो शिव सिंह सेंगर। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके ग्रंथ को इतिहास ग्रंथ नहीं माना और उन्हें वृत्त संग्रह कह करके माना। इसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी गिरियसन द्वारा रचित ग्रंथ को बड़ा वृत्त संग्रह कह करके पुकारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गिरियसन द्वारा लिखित इतिहास पुस्तक को इतिहास ग्रंथ नहीं स्वीकार किया है। नॉट आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गिरियसन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ को इतिहास ग्रंथ नहीं माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गिरियसन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ को भी इतिहास ग्रंथ की श्रेणी में नहीं रखा दोस्तों। एवं इसे बड़ा वृत्त संग्रह कहकर पुकारा। वृत्त संग्रह है एवं इसे बड़ा वृत्त संग्रह कहकर पुकारा। क्या दोस्तों? इसे बड़ा वृत्त संग्रह कहकर के पुकारा है। बड़ा वृत्त संग्रह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गिरियसन द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से, उसको इतिहास ग्रंथ की श्रेणी में नहीं रखा और इस ग्रंथ को बड़ा वृत्त संग्रह कह करके पुकारा। तो यह है दोस्तों, आज हमने जॉर्ज अब्राहम गिरियसन के बारे में अपने अभी अध्ययन किया दोस्तों। अब जो आगे जो कवि आ रहे हैं अब वो है मिस्र बंधु 4 नंबर पर। कौन है दोस्तों? मिस्र बंधु। गिरियसन के बाद में मिस्र बंधु। दोस्तों मिस्र बंधु के ग्रंथ का नाम सबसे पहले आएगा कि मिस्र बंधु 3 भाई थे। मिस्र बंधु 3 भाई थे। मिस्र बंधु दोस्तों कितने भाई थे दोस्तों? 3 भाई थे मिस्र बंधु। कौन कौन से 3? वो देखो नाम। गणेश बिहारी मिस्र, नंबर 1 पर था गणेश बिहारी मिस्र। नंबर 2 श्याम बिहारी मिस्र। नंबर 2 पर है श्याम बिहारी मिस्र और नंबर 3 पर है दोस्तों सुखदेव बिहारी मिस्र। ये दोस्तों, और ये क्वेश्चन पहले यूजीसी नेट में पूछा भी गया है यहां से
क्या पूछा गया है? निम्न में से मिश्र बिंदु नहीं है, निम्न में से मिश्र बिंदु नहीं है। तो 3 तो उत्तर ये थे, और चौथा था कृष्ण बिहारी मिश्र। तो 3 भाई तो ये गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। आपको ये नाम याद रखने, दोबारा भी आ सकता है। पहले का एक है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। पहले यूजीसी नेट के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, इसलिए आपको भी ध्यान रखना है। यूजीसी नेट की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा चुका है कि निम्न में से मिश्र बिंदु सम्मिलित नहीं है। तो 3 भाई ये थे, मिश्र बिंदु कितने भाई थे दोस्तों? 3। मिश्र बिंदु 3 बैठे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। अब बात आती है ग्रंथ। ग्रंथ का नाम है दोस्तों मिश्र बिंदु विनोद। क्या नाम है? मिश्र बिंदु विनोद। और ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ दोस्तों। कितने भागों में? 4 भागों में। ये क्वेश्चन आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम हुई थी 2022 में, उसमें पूछा गया था मिश्र बिंदु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है। मिश्र बिंदु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो कितने भागों में? 4 भागों में। यह ध्यान रखना आपको दोस्तों। ये क्वेश्चन आरपीसी 2022 की जो व्याख्या था कि एग्जाम लगी थी, स्कूल व्याख्या था कि एग्जाम, उसमें पूछा हुआ है। तो ग्रंथ का नाम क्या है? मिश्र बिंदु विनोद। लेखक कौन है? मिश्र बिंदु है, और सिर्फ बंधु के आगे विनोद लग रहा है। मिश्र बिंदु विनोद ग्रंथ। अब प्रकाशन। अब देखो दोस्तों, इसका प्रकाशन 4 भागों में हुआ। तो प्रथम, दूसरा और तीसरा जो भाग है, पहला, दूसरा और तीसरा भाग, इसका प्रकाशन तो दोस्तों 1913 ईस्वी में हो गया इनका प्रकाशन। और चौथा जो भाग था इस ग्रंथ का, उसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। क्या ध्यान रखना है? कि मिश्र, पहले तो यह ध्यान रखना है कि मिश्र बिंदु विनोद वह 4 भागों में विभाजित है ये ग्रंथ। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन यह है कि इसका प्रकाशन कब हुआ। तो अगला क्वेश्चन देगा कि मिश्र बिंदु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन कब हुआ। तब तो आपका उत्तर होगा 1913। और क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि मिश्र बिंदु विनोद के चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ, तब आपका उत्तर होगा 1934। अब देखो दोस्तों, 3 के बाद में लगातार क्या 4 आ रहा, लेकिन यहाँ 1 के बाद में 2 नहीं आकर के 3 आ रहा। तो ये ध्यान रखना 1923 में नहीं है। 3 के बाद में तो लगातार आ रहा है, लेकिन 1 के बाद में 2 गायब है, फिर 3 आ रहा है। तो ये ध्यान रखना 21 साल बाद में चौथे भाग का प्रकाशन हुआ। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ। मिश्र बिंदु विनोद के जो प्रथम 3 भाग हैं उनका प्रकाशन 1913 में हुआ दोस्तों। और चौथे भाग, जो चौथा भाग है मिश्र बिंदु विनोद का, उसका चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। भाषा, इस ग्रंथ की जो भाषा है वो दोस्तों हिंदी है। ये भारत के निवासी थे दोस्तों। कहां के निवासी थे दोस्तों? भारत के ही। पद्धति, इस ग्रंथ को लिखने की जो पद्धति है वो दोस्तों कालक्रम पद्धति है। कौन सी पद्धति है? कालक्रम पद्धति। कालखंड, जिस प्रकार गिरिशन के का ग्रंथ था वो 11 कालखंडों में विभक्त था, उसी प्रकार ये 8 कालखंडों में विभक्त है दोस्तों। तो कौन सी भाषा, कौन सी? हिंदी। प्रकाशन 13 और 34 में और 4 भागों में प्रकाशित है। 3 भाई थे ये, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र दोस्तों। भाषा हिंदी है, पद्धति कालक्रम, कालखंड 8 है। गिरिशन के ग्रंथ के 11 है। वो ध्यान रखना, गिरिशन के ग्रंथ है वो 11 कालखंडों में विभाजित है, और मिश्र बंधुओं का 8 कालखंडों में विभाजित है। अब बात आती है कुल कवि। यह भी प्रश्न आया है वहां से। कुल कवि दोस्तों लगभग 5000 कवि है इसमें।
यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कुल कवि मिस्र बंधु विनोद में कुल कवि कितने हैं, तो लगभग 5000 है। वास्तविक संख्या 4591 है। तो वास्तविक संख्या कितनी बताए लोग बता रहे हैं, वास्तविक संख्या, जो वास्तविक संख्या है वो कई ग्रंथों में दोस्तों 4591 बताई गई है वास्तविक संख्या। तो लगभग 5000 ही आपको याद रखने हैं। तो ये क्वेश्चन कब आया था पहले, ये डीएसएसबी में पूछा गया है, डीएसएसबी की पीजीटी एग्जाम है, इसमें पूछा जा चुका पहले, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि मिस्र बंधु विनोद में कुल कवि कितने इंपॉर्टेंट है। ये भी कुल कवि लगभग 5000, वास्तविक संख्या अगर पूछे तो 4591 होगी। और डीएसएसबी पीजीटी के अंदर ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। तो ये बात आपको अच्छी तरह पता है कि मिस्र बंधु विनोद वो 4 भागों में विभाजित है दोस्तों। अब आते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करेंगे। इस ग्रंथ के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। नंबर 1, इस ग्रंथ में सम्मिलित सभी कवियों का संबंध, इस ग्रंथ में सम्मिलित सभी कवियों का संबंध हिंदी भाषा से है, हिंदी से है। सभी कवियों का संबंध हिंदी से है। गिरीशन के ग्रंथ में भी सारे हिंदी के कवि थे और मिस्र बंधु विनोद में भी सारे कवियों का संबंध हिंदी से ही है, अर्थात इसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषा के कवियों को सम्मिलित नहीं किया गया है। ये महत्वपूर्ण बात। नंबर 2, अनेक अज्ञात कवियों को, क्योंकि 5000 कवि है ना, तो इसमें अज्ञात कवि भी शामिल कर लिए मिस्र बंधु ने। अनेक अज्ञात कवियों को शामिल करके, अनेक अज्ञात कवियों को शामिल करके उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। प्रकाश डाला गया है। यह नंबर 2 पॉइंट। अब नंबर 3 पॉइंट दोस्तों, हिंदी साहित्य इतिहास में सर्वप्रथम इतिवृत्तात्मक वर्णन, सर्वप्रथम इतिवृत्तात्मक वर्णन मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ में मिलता है। मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ में देखने को मिलता है। इतिवृत्तात्मक वर्णन है वो सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास जितने भी ग्रंथ हैं, इससे पहले जो 3 ग्रंथ लिखे गए उनमें इतिवृत्तात्मकता का समावेश नहीं है। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की विशेषता है और इसका मतलब होता है कि वस्तु वर्णन या आख्यान की प्रधानता। इतिवृत्त होता है कथा और वर्तात्मकता मतलब द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मकता
की विशेषता, द्विवेदियों की मुख्य विशेषता, तो वहां पर प्रबंधात्मक काव्य है वो प्रबंधात्मक रूप लिए हुए है वहां पर। तो इसी प्रकार जो 5000 कवि है इसमें, तो इसका मतलब यह है कि 5000 कवियों के जन्मकाल, मृत्युकाल और उनकी रचनाओं का समावेश किया गया है। तो यह ग्रंथ बहुत विशाल काय ग्रंथ हो गया, बड़ा भारी कविवृत संग्रह का रूप धारण कर लिया इस ग्रंथ ने। इसलिए मिश्र बंधु विनोद में सर्वप्रथम इतिवृत्तात्मक वर्णन देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है 3 नंबर का पॉइंट। और नंबर 4, आप देखो दोस्तों, मिश्र बंधुओं ने भी गिरिएशन की पद्धति का अनुसरण करते हुए अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को एक सुनिश्चित संख्या प्रदान की है एवं बाद में आने वाले कवियों को उचित स्थान पर रखा है। एक बार दोबारा सुनो कि मिश्र बंधुओं ने भी गिरिएशन की पद्धति का अनुसरण करते हुए अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को उचित स्थान पर रखा है, कवियों को एक सुनिश्चित संख्या प्रदान की है। जिस प्रकार जॉर्ज अब्राहम गिरिएशन ने प्रत्येक कवि को एक सुनिश्चित संख्या प्रदान की थी, उसी प्रकार मिश्र बंधुओं ने भी अपने इतिहास ग्रंथ में जो 5000 कवि सम्मिलित किए उनमें प्रत्येक कवि को एक सुनिश्चित संख्या प्रदान की है एवं बाद में आने वाले नए जो कवि थे उनको उचित स्थान पर रखा। तो ये भी एक इसकी विशेषता है दोस्तों। तो कवियों को एक उचित स्थान इसमें प्रदान किया गया है। और इसमें कवियों के जीवन चरित्र, मिश्र बंधु विनोद में कवियों के जीवन चरित्र के साथ साथ उनके साहित्यिक महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। वहां पर भी प्रकाश डाला गया था, गिरिएशन के ग्रंथ में भी कवियों के जीवन चरित्र के साथ साथ साहित्यिक जीवन पर भी प्रकाश डाला गया। मिश्र बंधु ने वैसा किया। गिरिएशन ने अपने कवियों को एक सुनिश्चित स्थान प्रदान किया अपने ग्रंथ में, जिन भी कवियों को 952 कवियों को सम्मिलित किया उनको। उसी प्रकार मिश्र बंधुओं ने भी अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में प्रत्येक कवि को एक सुनिश्चित संख्या प्रदान की एवं बाद में आने वाले नए कवियों को उचित स्थान पर रखा दोस्तों। अब जो आगे की जो विशेषता है वह इसमें तुलनात्मक पद्धतियों का अनुसरण करते हुए कवियों की विविध श्रेणियां बनाने का प्रयास किया। इस ग्रंथ में तुलनात्मक पद्धतियों का इस ग्रंथ में तुलनात्मक पद्धतियों का अनुसरण करते हुए कवियों की निश्चित श्रेणियां बनाने का प्रयास किया गया। निश्चित श्रेणियां बनाने का प्रयास किया गया। मिश्र बंधु विनोद में तुलनात्मक पद्धतियों का, मिश्र बंधु जो विनोद ग्रंथ है इसमें तुलनात्मक पद्धतियों का अनुसरण करते हुए कवियों की निश्चित श्रेणियां बनाने का प्रयास किया गया दोस्तों। तो मिश्र बंधु जो विनोद ग्रंथ है इसमें कवियों की विविध श्रेणियां, तो इसमें कवियों की विविध श्रेणियां बनाने का प्रयास किया गया। कवियों की विविध श्रेणियां बनाने का प्रयास किया गया। ये इसकी चौथी विशेषता और ये इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। ये विशेषता क्या है दोस्तों, क्या है परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। तो आचार्य, अब देखो दोस्तों
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधुओं द्वारा लिखित ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कविवर्त संग्रह या प्रकांड कविवर्त संग्रह कह करके पुकारा एवं मिस्र बंधुओं को परिक्षर में संकलन करता कहा। नंबर 5, आचार्य शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कविवर्त संग्रह या प्रकांड कविवृत्त संग्रह कहकर पुकारा या प्रकांड कविवृत्त संग्रह कहकर पुकारा। एवं मिस्र बंधुओं को परिक्षर में संकलन करता कहा। मिस्र बंधुओं को परिक्षर में संकलन करता कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को क्या कहा? बड़ा भारी कविवत संग्रह, क्योंकि 5000 कवि सम्मिलित है इसमें, इसलिए इन्होंने इस ग्रंथ को बड़ा भारी कविव्रत संग्रह कहा या प्रकांड कविव्रत संग्रह कह करके पुकारा। एवं मिस्र बंधुओं को परिक्षर में संकलन करता कहा। कहा। अब देखो नोट लगा करके इंपॉर्टेंट बात जो पहले के एग्जाम में पूछी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में यह स्वीकार किया है कि मैंने रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में उक्त ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद उक्त ग्रंथ से विवरण दिया। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों और आया हुआ है। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा गया कि
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ, रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, उस ग्रंथ में उन्होंने ये स्वीकार किया है कि मैंने रीतिकाल, कौन से काल, रीतिकाल। अब यहाँ पूछ सकता अगला कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन से काल के कवियों का विवरण मिस्र बिंदु विनोद से ग्रहण किया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो ये ध्यान रखना आपको कि रीतिकाल, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल के जो कवि थे उनके संबंध में, रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में उक्त जो ग्रंथ है मिस्र बिंदु विनोद, उसका सहारा लिया था। उस ग्रंथ का इन्होंने क्या किया था दोस्तों, उक्त ग्रंथ का इन्होंने सहारा लिया था। तो मिस्र बिंदु विनोद जो ग्रंथ है उसी से इन्होंने विवरण इकट्ठा किया था दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है और पहले एग्जाम में आ भी चुका है, ये पहले एग्जाम में आ भी चुका है। तो ये लाइन आपको ध्यान रखिए, रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने के लिए आचार्य शुक्ल ने किस ग्रंथ से विवरण लिया, मिस्र बंधु विनोद से। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। दूसरा ऐसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद से कवियों का परिचय लिखने के लिए किस काल के कवियों का विवरण लिया, किस काल, तो रीतिकाल के कवियों का, रीतिकाल के कवियों के विवरण संबंधी जो जानकारी है वो मिस्र बंधु विनोद से ही इन्होंने जुटाई है। अब देखो दोस्तों आगे, मिस्र बंधुओं द्वारा लिखित अन्य ग्रंथ, मिस्र बंधुओं द्वारा लिखित अन्य ग्रंथ, मिस्र बंधुओं द्वारा लिखित अन्य ग्रंथ। नंबर 1 हिंदी नवरत्न, हिंदी नवरत्न कब लिखा गया है, 1910 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में। और आया यूपी पीएससी के एग्जाम 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक कौन है। हिंदी नवरत्न, मिस्र बंधु ने 2 पुस्तकें लिखी थी। पहले तो क्या, मिस्र बंधु विनोद, और जो दूसरा जो ग्रंथ है हिंदी नवरत्न, नव मानी 9, इसमें 9 कवियों को शामिल किया गया है, इसमें 9 कवियों का विवरण दिया गया है और ये 1910 ईस्वी में लिखा गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी नवरत्न पुस्तक है, कब लिखी गई, 1910 ईस्वी में दोस्तों। देखो इसके बारे में, इस ग्रंथ के बारे में तो जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है, ग्रंथ 4 भागों में विभाजित है। जिस प्रकार मिस्र बिंदु विनोद भी 4 भागों में विभाजित था, इस तरह ये भी, ये है ग्रंथ 4 भागों में, 4 भागों में विभाजित है। ये ग्रंथ 4 भागों में विभाजित है। अब देखो दोस्तों, 4 भाग, जो पहला भाग था वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, दूसरा भाग 1940 ईस्वी में, तीसरा 1943 ईस्वी में और चौथा 1944 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखो कि हिंदी नवरत्न पुस्तक है वो 1910 ईस्वी में लिखी गई थी और मिस्र बंधुओं द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक के 4 भाग हैं, हिंदी नवरत्न पुस्तक है उसके भी 4 भाग हैं। प्रथम भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, दूसरा भाग 1940 ईस्वी में, तीसरा 1943 ईस्वी में और चौथा 1944 ईस्वी में। ये सन इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर। अब देखो आगे, इस पुस्तक में 9 कवियों को सम्मिलित किया गया है, 9 कवियों को सम्मिलित किया गया है, 9 कवियों को सम्मिलित किया गया है।
इस पुस्तक में 9 कवियों को सम्मिलित किया गया है जो इस प्रकार हैं, जो इस प्रकार हैं। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, एनवीएस पीजीटी में पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चन नो के उत्तर अगर आप देते हो तो लाखों स्टूडेंट से आप आगे निकल जाते हो दोस्तों। वो क्या है कि इस पुस्तक में 9 कवियों को शामिल किया गया है। कितने कवि? 9। और ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, 1 सेकंड में याद हो जाएगी 9 कवि कौन कौन से हैं। वो है तुसु देवी, तुसु देवी के त्रिपाठी बंधु, तुसु देवी के त्रिपाठी बंधु ने चंद को भारत के कबीर से मिलवाया, भारत के कबीर से मिलवाया, भारत के कबीर से मिलवाया। ये लाइन आपको याद रखनी है, और सारे 9 कवि आगे इस लाइन में दोस्तों। ट्रिक में क्या है? तुसु देवी, तुसु देवी के त्रिपाठी बंधु ने, तुसु देवी के त्रिपाठी बंधु ने चंद को भारत के कबीर से मिलवाया। ये ट्रिक है। इस ट्रिक से दोस्तों आप याद कर लोगे ये 9 कवि, 9 कवि आराम से याद हो जाएंगे। तुसु देवी के त्रिपाठी बंधु ने, तुसु देवी, पहले आप याद रखो तुसु देवी, बस इतना ही, तुसु देवी के, तुसु देवी के, फिर लिखो त्रिपाठी बंधु ने चंद को भारत के कबीर से मिलाया। अब देखो, तू का मतलब हो गया तुलसीदास, तू का अर्थ क्या हो गया दोस्तों? तुलसीदास। सु का अर्थ हो गया सूरदास, सु का मतलब हो गया सूरदास। दे का अर्थ हो गया देव, बी का अर्थ हो गया बिहारी, और के का अर्थ हो गया दोस्तों केशव दास, केशव दास। त्रिपाठी बंधु है दोस्तों, ये 2 भाइयों को एक जगह कर लिया इसने, एक ही मान लिया, भूषण और मतीराम, भूषण और मतीराम को एक ही मान लिया गया दोस्तों त्रिपाठी बंधुओं में। त्रिपाठी बंधु में भूषण एवं मतीराम को एक ही मान लिया गया। चंद का हो गया चंद बरदाई, और भारत का हो गया भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, और ये कबीर। ये दोस्तों ये 9 कवि हो गए, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये इस ट्रिक से अपन याद कर लेंगे दोस्तों। तुसु देवी के त्रिपाठी बंधु ने चंद को भारत के कबीर से मिलाया। हिंदी नवरत्न जो पुस्तक है मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित, इस पुस्तक में 9 कवियों को शामिल किया गया दोस्तों। जो 9 कवि इस प्रकार है। जो प्रश्न आया था एनवीएस पीजीटी में वो कैसे आएगा कि हिंदी नवरत्न पुस्तक में शामिल 9 कवियों में से सम्मिलित नहीं है, 3 तो इनमें से थे, एक अन्य कवि का नाम था दोस्तों। तो ऐसा क्वेश्चन क्यों हार्ड कैटेगरी का बन जाता है ये, तो अपन ट्रिक के माध्यम से, मैंने इसको ट्रिक के माध्यम से हल किया दोस्तों। और ये ट्रिक आपको सरल ट्रिक बना करके मैंने दी है, और 1 सेकंड में आप याद रख सकते हो कि तुसु देवी के त्रिपाठी बंधु ने चंद को भारत के कबीर से मिलाया। तुसु देवी के त्रिपाठी बंधु ने चंद को भारत के कबीर से मिलाया। तुलसीदास, सु से सूरदास, दे से देव, बी से बिहारी, के से केशवदास, कैसे केशवदास। त्रिपाठी बंधु में भूषण और मतीराम एक साथ हैं, दोनों को एक नाम एक साथ रखा गया, एक ही नंबर मिलेगा दोनों को, अलग अलग नहीं। चंद को चंद बरदाई, भारत को भारतेंदु हरिश्चंद्र, और कबीर को कबीर। तो ये 9 कवि हैं दोस्तों। इस प्रकार
आज हमने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन एवं मिस्र बंधुओं के बारे में अध्ययन किया दोस्तों। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको जरूर समझ में आया होगा दोस्तों। और इसी तरह आगे की क्लास है वो भी दोस्तों इसी तरह आपको समझाया जाएगा। हर जहां भी हार्ड क्वेश्चन बनता है वहां आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया जाएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें और लाइक करें और अपने नए नए दोस्तों को भी बताएं। इसी के साथ आज की क्लास यही खत्म होती है दोस्तों।